हेलो एवरीवन, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अनसॉल्व प्रॉब्लम देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पेज नंबर 211 पे जो प्रॉब्लम नंबर 9 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय प्रशांत एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2018। तो अभी ऐसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2018, ऐसे हमें हेडिंग देना है। बीआरएस में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आपको पूरा लिखना है एज ऑन 31st मार्च 2018। देखिए प्लस एंड माइनस अमाउंट एंड दिस वे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर डिटेल्ड प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, अभी फर्स्ट हमें क्या दिया है, लेट्स सी। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 28,000। अभी ओवरड्राफ्ट दिया है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने आपको जब बेसिक वाला लेक्चर सिखाया था उसमें मैंने आपको क्या बोला था, ओवरड्राफ्ट मतलब इट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ओवरड्राफ्ट है तो याद करिए हमारे कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। That means when we are preparing our bank reconciliation statement, हम ओवरड्राफ्ट की अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, we have to be very very careful। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर ओवरड्राफ्ट है so we have to write it in the minus column। प्लस कॉलम में लिख देंगे तो बाकी चाहे सब सही किया हो आपने, आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आस्क योरसेल्फ ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस है, इट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस। तो मैं माइनस कॉलम में ये अमाउंट लिखने वाली हूं। ठीक है, सो फर्स्टली आई विल राइट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 28,000। ओवरड्राफ्ट माइनस कॉलम में आई एम राइटिंग 28,000। ओके, यहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, वंस वी प्रैक्टिस मेनी प्रॉब्लम्स तो आपको आदत हो जाएगी, बट राइट नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, इट इज अ वेरी वेरी लॉजिकल टॉपिक। यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स करेक्टली अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसीलिए आई एम टेकिंग द एफर्ट्स टू एंश्योर कि सारे आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूं और लॉजिकली आपको सब एक्सप्लेन करूं। तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करें, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एवरी टाइम कि मैं ये क्यों कर रही हूं, ट्रांजैक्शन का जो भी इफेक्ट हम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। एक बार वो आपके समझ में आ जाएगा तो फिर चाहे वो वर्डिंग से कितना भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, इफ यू नो द ट्रीटमेंट वेल आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, सो बी वेरी 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 अटेंटिव व्हेन आई एम सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो फर्स्टली 28,000 मैंने माइनस कॉलम में लिखा। अभी क्या दिया है आगे, चेक इशूड ऑफ 2,000 एंड प्रेजेंटेड टू बैंक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बट The effect of dishonor is not recorded in cash book। पहले तो जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमने ले लिए, एक तो पेंसिल या पेपर ले लो, या पेंसिल या इरेजर ले लो, पेंसिल या पेन ले लो, या फिर यू कैन जस्ट यूज बोथ द हैंड्स। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दीज टू कलर्स सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैश बुक। अभी यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, तो टारगेट बुक क्या हुआ मेरा, पासबुक हुआ। पासबुक तक मुझे पहुंचना है, इसलिए तो मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रही हूं, राइट। तो दिस इज माय पासबुक एंड दिस इज माय कैश बुक। नाउ लेट अस रीड द ट्रांजैक्शन अगेन। चेक इशूड ऑफ 2,000। जैसे ही चेक इशू हो जाएगा तो हमारे कैश बुक में क्या होता है, बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। चेक इशू हुआ मतलब हमारा बैलेंस कैश बुक में से कम हो गया। आगे क्या बोला है, प्रेजेंटेड टू द बैंक मतलब पासबुक में भी उसका कुछ इफेक्ट होने वाला है शायद। लेट अस सी, बैंक में गया और वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में कम हुआ क्या बैलेंस, अगर डिसऑनर हो जाएगा चेक तो बैंक का बैलेंस जैसा है वैसा ही रहेगा पासबुक का, बिकॉज ये चेक इशू हुआ लेकिन डिसऑनर हुआ, तो ये बैलेंस वैसा की वैसा है। इफेक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो डिसऑनर का जो इफेक्ट है वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ बट पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, बिकॉज बैंक में पता चल गया कि ये डिसऑनर हो गया है, तो बैंक ने बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं किया। तो अभी मुझे बताइए हमारा टारगेट बुक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है,
पासबुक, और हमें पहुंचना है पासबुक तक, और हमारा कैश बुक यहाँ पे है, कैश बुक का बैलेंस कम है, मुझे अगर उसे पासबुक तक लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। आई विल हैव टू इंक्रीज दिस, देन आई विल बी एबल टू रीच एट द पासबुक बैलेंस लेवल। So I will have to add 2000 in my balance here. So let me write here, add के कॉलम में मैं लिखूंगी 2000 rupees plus amount, okay? Plus amount में we have to write down 2000, alright? और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे check dishonored recorded in passbook only. ओके समझ में आ गया। ऑलराइट, इसे अभी हम टिक कर देते हैं। आगे क्या है, लेट्स सी। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 150 रुपीज। बैंक चार्जेस ये हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, बताइए मुझे। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अभी ये पासबुक है, ये कैश बुक है। पासबुक में क्या हुआ, बैंक चार्जेस का इफेक्ट दिया गया है। सो पासबुक का बैलेंस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, पासबुक का बैलेंस चार्जेस की वजह से कम हो गया। लेकिन कैश बुक में तो कोई भी असर नहीं हुआ, बिकॉज हमें इंटीमेशन ही नहीं मिला है। नाउ माय टारगेट बुक इज व्हाट, पासबुक। ऑलवेज लुक एट द टारगेट। टारगेट मेरा पासबुक है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी पासबुक के बैलेंस तक, यहां से मुझे कम करना पड़ेगा, देन आई विल रीच दैट बैलेंस। तो मैं माइनस कॉलम में 150 रुपीज लिखूंगी। तो लेट अस गो टू द माइनस कॉलम। देखिए माइनस कॉलम 150 रुपीज वी विल राइट डाउन। ठीक है, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। क्लियर, ओके। सी व्हाइल राइटिंग द अमाउंट्स बहुत जरूरी है आपको कॉशियस रहना, दैट आप एडिशन के कॉलम में लिख रहे हो या माइनस कॉलम में लिख रहे हो। सी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, प्लस कॉलम या माइनस कॉलम, ठीक है। प्लीज एंश्योर दैट दीज स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स जो हो जाते हैं, जिसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, वो होने की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से लिखोगे। सो प्लस कॉलम में प्लस की अमाउंट, माइनस कॉलम में जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो अमाउंट्स याद से लिखना है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी पहले तो हमें समझना है बच्चों दैट ये जो मेरा पासबुक है या ये जो मैं कैश बुक बना रही हूं, ये कौन से अकाउंट के लिए हम बना रहे हैं, याद करिए बेसिक। ये हम बनाते हैं हमारे करंट अकाउंट के लिए। बिजनेस के सारे बिजनेसमैन को एक करंट अकाउंट ओपन करना होता है, राइट। तो ये करंट अकाउंट है। अभी हमें क्या दिया गया है, बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। मतलब हमारे बिजनेस के करंट अकाउंट में से पैसा बाहर गया और वो प्रोप्राइटर के सेविंग्स अकाउंट में गया। ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट नहीं है। ये बिजनेस का अकाउंट तो करंट अकाउंट है, राइट। तो ये पैसा हमारे बिजनेस में से बाहर गया है। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सेविंग्स अकाउंट में पैसा गया, इसका मतलब करंट अकाउंट में से बाहर गया पैसा, दूसरे अकाउंट में चला गया। तो बिजनेस में से पैसा बाहर गया है। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड क्या बोला है, देखो, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब जो ये पैसा बाहर गया उसका जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में उसका इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सो नाउ दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। 2500 रुपीज मेरे सेविंग्स अकाउंट में चले गए प्रोप्राइटर के, ठीक है। तो ये जो बिजनेस का पासबुक है इसमें से पैसा बाहर गया है, करेक्ट। तो यहाँ का बैलेंस कम होने वाला है 2500 से, राइट। लेकिन इसका इफेक्ट कैश बुक में तो हुआ ही नहीं। तो कैश बुक और पासबुक को आप कंपेयर करो। टारगेट बुक इज व्हाट, पासबुक। पासबुक तक कैसे पहुंचेंगे, इसका बैलेंस हमें कम करना पड़ेगा, इजंट इट। सो आई एम गोइंग टू डिडक्ट 2500। तो यहां पे मैं माइनस कॉलम में लिखूंगी
2,500 and here I am going to write down amount transferred to savings account not recorded in, कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ ये, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में इसका इफेक्ट देना रह गया था, वो अभी हमने दे दिया. समझ में आ गया क्या किया हमने? ये ट्रांजैक्शन में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, ऑलराइट, टिक कर लेते हैं. देखिए आगे क्या है, चेक इशूड टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक बिफोर 21st March 2018, 1,600. यहाँ पे एक स्लाइट प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस शुड हैव बीन 31st. ओके, बिकॉज हमारा ईयर एंड है 31st March. सी दिस इज 31st, करेक्ट. तो ये 31st होना चाहिए था, 21st नहीं. ऑलराइट, तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, चेक इशू हो गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ 1,600 रुपीज का. ऑलराइट, नाउ अगेन लेट अस सी, दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक. चेक इशू होता है तो कैश बुक में क्या असर होता है, चेक जैसे ही इशू हुआ कैश बुक में हमने बैलेंस को कम कर दिया, करेक्ट. लेकिन पासबुक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है 31st March तक, तो यहाँ पे बैलेंस पे असर होगा क्या? यहाँ पे तो असर ही नहीं होगा ना, जब तक यहाँ पे आएगा नहीं चेक, यहाँ पे कोई भी असर नहीं होने वाला. सो दिस बैलेंस इज एज इट इज. अभी हमें कंपेयर करना है, दिस इज माई पासबुक, दिस इज माई कैश बुक. पासबुक का बैलेंस ज्यादा है कैश बुक से, माई टारगेट बुक इज माई पासबुक. तो मैं कैसे पहुंचूंगी पासबुक के बैलेंस तक, इसे मुझे ऐड करना है. I have to add this to reach to my target account. So now I'm going to add 1,600 rupees. So let me write this in the add column. Plus column में मैं लिख रही हूं, check issued but not presented for payment. ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, आगे चेक्स ऑफ ₹3,000 and 2,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में चेक डिपॉजिट किया बट चेक ऑफ 3,000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 31st March 2018. क्या हो गया, इसका असर क्या हुआ है, लेट अस सी अगेन. ये मेरा पासबुक है, ये मेरा कैश बुक है. अगर चेक डिपॉजिट होता है तो कैश बुक में हमारा बैलेंस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, बताइए मुझे. हमारा बैलेंस बढ़ेगा. अभी हमने दो चेक्स डिपॉजिट किए, एक 3,000 और एक 2,000. तो पहले तो हमने कैश बुक का बैलेंस 3,000 से बढ़ाया और उसके बाद 2,000 से बढ़ा दिया, ठीक है. और पासबुक में क्या हो गया, सिर्फ 3,000 ही क्रेडिट हुआ. अभी तक 31st March तक सिर्फ 3,000 क्रेडिट हुआ, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा लेकिन सिर्फ 3,000 ही बढ़ा. ठीक है, इसका मतलब अगेन देयर इज सम डिफरेंस. दिस डिफरेंस वी हैव टू सी कितना आ रहा है डिफरेंस. ठीक है, और पासबुक का बैलेंस तो कम दिख रहा है ना कैश बुक के बैलेंस से, और मेरा टारगेट बुक इज माय पासबुक. तो मैं पासबुक तक कैसे पहुंच सकती हूँ, इसके बैलेंस को कम करके. मैं कम कितने से करूंगी, कम मैं करूंगी 5 - 3. दिस वाज 5 एंड दिस इज 3, तो मैं 5 - 3 करूंगी तो मैं यहां पहुंच सकती हूँ. दैट इज 2,000 रुपीज, राइट. ये जो 2,000 रुपीज है, ये वाला चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, करेक्ट. तो इसीलिए मुझे 2,000 रुपीज से माइनस करना पड़ेगा. सो लेट मी राइट 2,000 इन माय माइनस कॉलम, और यहां पे मैं लिख दूंगी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. गेटिंग इट. जब भी ऐसे 2, 3, 4 अमाउंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, प्लीज एंश्योर कि यू जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड. आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा. यहाँ पे 2 अमाउंट्स दिए गए हैं, दोनों के इफेक्ट अलग अलग है. 3,000 का चेक था, कैश बुक में भी उसका असर हो गया, पासबुक में भी असर हो गया, करेक्ट. तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं. जो 2,000 वाला चेक था वो सिर्फ कैश बुक में इफेक्ट हुआ, पासबुक में असर नहीं हुआ. सो बस पासबुक के वजह से जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज जस्ट 2,000 रुपीज का.
ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे साथ में कंबाइंड दिए जाते हैं अमाउंट्स, तो प्लीज एंश्योर दैट आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो तो बहुत आसानी होगी आपको। ओके, ऑलराइट, आगे। One customer directly deposited 1,500 in our bank account but wrongly recorded in the cash column of the cash book। ठीक है, तो ये मेरा पासबुक है और ये मेरी कैश बुक है। अभी ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। क्या हुआ, एक कस्टमर ने कुछ चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया मेरे बैंक में। तो जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट होता है, पहले पासबुक में इफेक्ट होता है। क्या हुआ, पासबुक में डायरेक्ट डिपॉजिट के वजह से 1,500 का ये बैलेंस मेरा बढ़ेगा, करेक्ट, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अभी कैश बुक में एंट्री तो की है हमने, लेकिन हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, हमने गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। तो अभी तो हम बैंक कॉलम की बात करते हैं, राइट, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक, व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम हमेशा बैंक कॉलम की बात करते हैं, कैश कॉलम की नहीं यहाँ पे, राइट। तो अगर डिपॉजिट हुआ है कैश कॉलम में, यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, हमें इससे लेना देना है, दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्ट हुआ नहीं है, कैश कॉलम में इसका इफेक्ट हुआ, बैंक कॉलम में वैसी की वैसी है अमाउंट। नाउ अगेन कंपेयर, पासबुक का बैलेंस हमारे टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है, टारगेट बुक तक कैसे पहुंचेंगे, इसे हमें ऐड करना होगा, इस बैलेंस में हम 1,500 को ऐड करेंगे। तो 1,500 आई एम गोइंग टू राइट इन माय प्लस कॉलम, 1,500 direct deposit by customer। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कैश कॉलम में एंट्री होती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी आर कंसर्न अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, करेक्ट, ओके। और लास्ट क्या है देखो, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 750 रुपीज। अगेन दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया, बैंक ने डेबिट किया। जब भी बैंक में डेबिट होता है हमारा बैलेंस कम होता है या ज्यादा होता है, बैंक अकाउंट में डेबिट मतलब बैलेंस कम हुआ, तो ये पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो गया बिकॉज ऑफ द बैंक चार्जेस। कैश बुक में असर नहीं हुआ है। टारगेट बुक क्या है मेरी, पासबुक। टारगेट बुक तक कैसे पहुंचेंगे, वी हैव टू रिड्यूस द बैलेंस, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो 750 रुपीज आई एम गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम हियर, 750। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली, करेक्ट, समझ में आ गया। ये सारे ट्रांजैक्शन एकदम क्लियरली समझ गए आपको। अभी क्या करना है, नाउ जस्ट द लास्ट स्टेप इज रिमेनिंग, हमें प्लस और माइनस कॉलम की टोटल करनी है। सो लेट अस डू दैट फर्स्ट। मेरे प्लस कॉलम की टोटल आ रही है 5,100 और माइनस कॉलम की टोटल आ रही है 33,400। अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेट अस सी। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 28,300। अभी यहाँ पे अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, माइनस कॉलम इज ग्रेटर, तो जो भी अमाउंट आएगी बैलेंस की वो आपको माइनस कॉलम में लिखना है। तो 28,300 मैं यहाँ पे माइनस कॉलम में लिखने वाली हूँ। तो बैलेंस एज पर पासबुक, दिस बैलेंस इज विच बैलेंस, दिस इज अ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसे हम बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस, या उसे हम बोलेंगे दिस इज माय ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं यहाँ तक सही कर देते हैं और गलती से अमाउंट, हमें हमेशा आदत होती है फर्स्ट कॉलम में लिखने की और यहाँ लिख देते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, कौन सी कॉलम की अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे माइनस कॉलम की अमाउंट ज्यादा है तो माइनस कॉलम पे अमाउंट लिखो, और अगर माइनस है इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। गेटिंग इट? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ बच्चों,
प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये जो टॉपिक है ये आपको आगे चल के भी काम आएगा आपके हायर स्टडीज में, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर कर देता है ये वाला चैप्टर। तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और इस तरह से याद रहेगा कि फ्यूचर में भी अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी ने बोला बनाने के लिए तो आप बहुत सही तरीके से बना पाओगे, कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज मैं पूरा लॉजिक यहाँ पे समझा रही हूं, मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं। तो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। आपको अगर पसंद आ रहा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों, इट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।